नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 7 को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है वायुमंडल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। आइए समझते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है, क्योंकि अभी तक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और जीवन जीने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वायु की। बिना वायु के जीवन की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। अगर वायु नहीं है तो जीवन नहीं है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर संरक्षित गैसों का जो आवरण, यानी हमारे चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है वही वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। जीवन को प्रभावित करने वाला वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर लगभग 500 किलोमीटर तक व्यापक है, यानी 500 किलोमीटर तक ऊपर वायुमंडल उपलब्ध है। परंतु इसके भी लगभग अगर हम 10,000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब भी वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, ऑर्गन 0.9% व कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य विरल गैसें मिलती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड व विरल गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, नियॉन, जेनॉन व क्रिप्टन आदि गैसें हमारे वायुमंडल में क्या बेटा पाई जाती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस होती है उसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78%, जो कि पौधों की जड़ों की मिट्टी में अनगिनत बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी जितने हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। और वायुमंडल से उस नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। इसके स्वरूप को बदलने में सहायता प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन गैस पौधों के जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों के जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की विशेष आवश्यकता है। उसके साथ साथ आप भली भांति जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखिए वायुमंडल की जो दूसरी मुख्य गैस है, पहली मुख्य गैस कौन सी हो गई? नाइट्रोजन। दूसरी होगी ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है? 21%, जो कि जीव जंतु और मानव जीवन के लिए क्या होती है? अति आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से गेटअप होती है? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बाद वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन का जीव जंतु और मानव जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह उससे सांस लेते हैं और तब हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट आगे टॉपिक की बात करते हैं वायु प्रदूषण। देखिए जब वायुमंडल में जब बहुत सारी जो गैसें पाई जाती हैं उनकी मात्रा में उतार चढ़ाव हो जाता है, या किसी गैस की मात्रा बढ़ जाना या घट जाना, या हमारे वायुमंडल में जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं, कल कारखाने होते हैं, बाइक वगैरह होती हैं, कार होते हैं, ट्रक होते हैं, इनसे जो निकलने वाला धुआं होता है वो वायुमंडल में चला जाता है। उससे क्या हो जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं उनकी जितनी मात्रा है उसमें असंतुलन पैदा हो जाए, यानी मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं वायुमंडल की बनावट। वायुमंडल की जो बनावट है किस प्रकार के 4 ऊर्ध्वाधर परतें वायुमंडल में पाई जाती हैं। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल और चौथा है तापमंडल। अब देखिए क्षोभमंडल क्या होता है। क्षोभमंडल में अधिकतर मेघ, जलवायु, धूल का कण विद्यमान होते हैं। यानी सबसे जो पहला मंडल होता है वो क्षोभमंडल होता है, जिसमें कि बारिश, जलवायु व धूल के कण इसमें क्या पाए जाते हैं। मौसम के सारे परिवर्तन जैसे पवन चलना, यानी हवाएं चलना, मेघों का बनना, वह बादलों का गरजना, वर्षा, विद्युत का चमकना, जब बारिश पड़ती है तो विद्युत
जो चमकती है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में बिजली गणना कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है। सबसे निचली परत कौन सी? यानी पृथ्वी से ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले जो परत पाई जाएगी वायुमंडल की वो कौन सी होती है? क्षोभमंडल। वायुमंडल की 90% शांति इसी परत में पाई जाती है। अब देखिए इसके बाद, जिसका विस्तार ध्रुव के ऊपर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। जैसे हम इस परत में ऊपर चढ़ेंगे तो हमें तापमान, जो टेम्परेचर होगा वो घटता चला जाएगा, जिसकी दर प्रति 1000 मीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल का विस्तार क्षोभमंडल के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक रहता है। यानी कि जो 18 यानी जो क्षोभमंडल है 8 से 18 किलोमीटर तक। उसके बाद 18 किलोमीटर से नेक्स्ट 50 किलोमीटर तक जो पाया जाता है समताप मंडल पाया जाता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना रुक जाता है, टेम्परेचर रुकने लगता है। इसके लिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? समताप। दोबारा सुने, इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरना रुक जाता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसमें जेट स्टीम पवनें निरंतर चलती रहती हैं। इसकी गति अत्यंत तेज, बहुत तेज हवाएं इस मंडल में चलती हैं। जल वाष्प व धूल के कण इस परत में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह सब कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं मध्यमंडल। इस परत का विस्तार पृथ्वी के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। यह परत समताप मंडल व ताप मंडल के बीच में पाई जाती है। ऊंचाई के साथ साथ परत में तापमान गिरता है। इस परत की निचली सीमा समताप सीमा ऊपरी सीमा के मध्य सीमा द्वारा निश्चित होती है। और उसके बाद आता है ताप मंडल, यानी पृथ्वी धरातल से लगभग 80 किलोमीटर के ऊपर ताप मंडल पाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस परत में भी तापमान बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर बीच आयन मंडल परत पाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक है। रेडियो व दूरदर्शन संचार के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो हम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, जो संचार होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, जितने भी कनेक्टिविटी के साधन होते हैं, वो सब किस उसमें से आप स्थापित होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ये सब आयन मंडल में से। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं तापमान और वायु दाब। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रूप में तापमान में भिन्नता पाई जाती है। कभी तापमान अधिक होता है, कभी कम होता है, कभी नॉर्मल होता है। तापमान का अर्थ है फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में मानी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा से दिया जाता है। तापमान का वितरण 3 बातों पर निर्भर करता है: किसी स्थान का अक्षांश उसकी समुद्र तल से दूरी तथा उसके स्थान से समुद्र तल से ऊंचाई तक होता है। अब देखिए, बात करते हैं अक्षांश क्या होता है। किसी स्थान के अक्षांश उस स्थान में सूर्य के ताप की प्राप्ति में गहरा संबंध होता है। ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा विषुवत रेखा के क्षेत्रों में पाई जाती है और ध्रुवों में सबसे कम तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट, समुद्र तल से दूरी। तापमान का प्रभाव समुद्र से दूरी पर भी पड़ता है। समुद्र तट के पास के स्थानों में हमेशा तापमान सामान्य मृदु बना रहता है, क्योंकि समुद्र से दूर जाने पर आंतरिक भागों में तापमान बढ़ जाता है। समुद्र तट के जितने भी समुद्र तट के किनारे जो लोग बसे रहते हैं या जगह होती हैं जहाँ पर निवास होता है, तो वहाँ पर जो तापमान रहता है वो क्या होता है? नॉर्मल रहता है। तापमान पर समुद्र से दूरी का प्रभाव इस कारण होता है, जिससे पानी स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होता है व देर से ठंडा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समुद्र से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। समुद्र तल से प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगर इससे ऊपर बढ़ेंगे तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब देखिए वायु दाब क्या होता है। वायु में भार जो होता है, इसीलिए वह पृथ्वी के धरातल पर दाब डालती है। यानी प्रेशर जो होता है वो पृथ्वी धरातल पर डालती है, यानी जिसे कहते हैं वायु दाब। वायुमंडल का दाब बैरोमीटर, इसको नापने की जो मशीन होती है उसे हम दाब बैरोमीटर कहते हैं। और समुद्र तट के निकट पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब सघन पाया जाता है, परंतु हम जैसे समुद्र तल में ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल विरल होता जाता है और वहाँ यह दाब कम डाल पाती है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं पवन। जो हवाएं जो होती हैं, क्षैतिज संचार तथा वायु गति को पवन कहते हैं। जो आप तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, ये सब बेटा क्या होते हैं? वायु। इन्हें हम एक पवन का रूप देते हैं। वायु के चलने की दिशा में के अनुसार ही इसका नामकरण किया जाता है। पश्चिम दिशा से चलने वाली वायु को पछुआ, यानी आप एक आम भाषा में बोलते हैं कि अगर पश्चिम साइड से हवा चलती है तो उसे हम पछुआ कहते हैं। पूरब से जो चलती है उसे हम पूर्वा, यानी एक लोकल लैंग्वेज में जिसे हम पूर्वाई हवा बोलते हैं या पश्चिम वाली हवा बोलते हैं। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चला करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं पवन। अब देखिए गृहीय पवन क्या होती हैं। स्थायी पीढ़ियों में वर्ष भर चलने वाली पवन गृहीय अथवा सनातनी पवन कहलाती हैं, यानी स्थायी पीढ़ियों में जो चलती हैं। अर्थात पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की पवन चला करती हैं। पृथ्वी घूर्णन का प्रभाव इन पवनों के चलने की दिशा पर पड़ता है। इसी कारण पवन सीधी न चलकर दक्षिण गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर से मुड़ जाती हैं। अब देखिए 3 प्रकार की ग्रहीय पवन होती हैं: ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। स्थलीय तथा तो गृहीय पवन कितनी होती हैं? ध्रुवीय, पछुआ और व्यापारिक। अब आगे बढ़ते हैं स्थलीय तथा समुद्रीय समीर। स्थल दिन में शीघ्र ही गर्म हो जाता है, सिंपल सी बात है, तथा वहाँ पर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। ये पवन आर्द्रता से पूर्ण होती हैं और समुद्र स्थल की ओर तब धीमी पवन चलने लगती है। इसे समुद्री समीर कहते हैं, यानी समुद्र से स्थल की ओर जब धीमी पवन चलती हैं उन्हें हम बोलते हैं समुद्रीय पवनें। रात्रि में स्थलीय भाग ठंडा हो जाता है। जब ये पवनें समुद्र से हम पृथ्वी की तरफ चलती हैं तो ये भाग क्या हो जाता है? पृथ्वी का ठंडा होता है। जब वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, पवन स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं तो उन्हें शुष्क हो जाती हैं। इन्हें बोलते हैं स्थलीय पवनें, यानी समुद्रीय समीर कहते हैं। समुद्र से पृथ्वी की ओर चलने वाली यानी स्थल की ओर चलने वाली को हम पवनों को कहते हैं समुद्रीय समीर, और स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों को कहते हैं हम स्थलीय समीर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता। जल वाष्प की मात्रा जो वायुमंडल विद्यमान होती है, जल वाष्प की मात्रा जो वायुमंडल में विद्यमान होती है वायुमंडल आर्द्रता कहलाती है। यानी जो वायुमंडल में जो हम जल वाष्प होता है, जब वाष्प में इवोपरेशन होता है, जब जैसे सपोज डेट हम पानी गर्म करते हैं, भाप निकलती है, वो पहुंच जाती है, वो जल वाष्प कहलाता है। तो जब इसकी नमी यानी आर्द्रता नमी रहती है वायुमंडल में, तो इसे हम वायुमंडल आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प का मुख्य स्रोत महासागर और सागर से उपस्थित जल है। यानी महासागर जो होते हैं, सागर होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये जल क्या है? वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, जिसे हम वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए जल वाष्पीकरण क्या होता है? जल वाष्प में बदलने तथा गैसीय रूप धारण करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण। जब आपने देखा होगा कि जब हम जैसे गैस पर या चूल्हे पर जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, और जब भाप जाके वो गैस का रूप ले लेती है तो हम उसे कहते हैं वाष्पीकरण। अब देखिए संघनन। जब वायु राशि का तापमान गिर जाता है तो उस जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी उसमें कम हो जाती है। तापमान पर जलवायु युक्त वायु राशि संपृक्त होती है, इसे ओसांग कहते हैं, यानी ओस की जो बूंदें पड़ती हैं। जब वायु ऊपर जाकर ठंडी होने लगती है तो फिर ओस के रूप में ये जमीन पर गिरने लगते हैं। जलवाष्प और संपर्क वायु का तापमान ओसांग से नीचे चला जाता है और वायु अपने अंदर नमी को रोक नहीं सकती, तब अतिरिक्त जलवाष्प बिंदुओं के में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। वर्षण तथा वर्षा। अब देखिए पानी ओला, आप जाते हैं पानी ओला हिम या हिम वर्षा के रूप में वर्षण होता है। बादलों, जब बारिश पड़ती है तो बादलों में विद्यमान जल कण कण तथा हिम के कण कण आइस क्राइस्टल जब आपस में एक होकर अपना आकार बढ़ाते हैं तब बादल उनका भार संभालने में असमर्थ हो जाते हैं, तब वे पृथ्वी धरातल पर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। उसके बाद संघनन की क्रिया जब 0 सेल्सियस तथा इससे भी कम तापमान पर होती है तो अतिरिक्त जलवाष्प हिमकरणों में परिवर्तित हो जाता है। ये हिमकरण आकार में बड़े हो जाते हैं तो ये भारी होकर हिमवर्षा के रूप में धरातल पर गिरने लगते हैं।
गिरने लगते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवर्ती वर्षा। तो प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को आप सभी ध्यानपूर्वक पहले एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो हमें वर्क करना है, सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में पारिभाषिक शब्द और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बाद जो प्रश्न उत्तर जो हैं हमें इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, छौमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल क्या है, इसकी मुख्य परतें कौन कौन सी हैं, केवल नाम देने हैं परतों के, ठीक है। उसका वर्षण के विभिन्न स्वरूप, उसके समताप तथा आयनमंडल का महत्व है, ये करना है प्रश्न। और करना है स्थल तथा जलीय समीर की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, यानी स्थल समीर और जलीय समीर कैसे उत्पन्न होती हैं। मैंने आपको बताया था कि समुद्र से जो हवाएं स्थल की ओर चलती हैं वो समुद्री समीर कहलाई जाती हैं, और जो स्थल से समुद्र की चलती हैं तो हम स्थलीय समीर उन्हें कहते हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आपको करने हैं और सही विकल्प करने हैं, बाकी कार्य आपको नहीं करना। ये जो प्रश्न बताएं यही आपको करने, बाकी जो प्रश्न हैं हम जब और सॉरी बेटा, इनमें से एक प्रश्न करना है, मानसून क्या है, वायु और दीर्घ उत्तरीय में केवल मानसून क्या है, ये वाला प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 3 यानी ग्रहीय पवनों से आप क्या समझते हैं, ये वाले प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। ओके।